इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ कैबिनेट फ़िरोज़ुल्लाह बार का, अपने भाई मोहतरम खलील नज़ीर साहब जो चेयरमैन हैं हमारी फ़िरोज़ुल्लाह बार वेलफेयर कमेटी और सारे लेक्चर्स का कंडक्ट करवा रहे हैं उनका। फ़िरोज़ुल्लाह बार मेरी पेरेंट बार है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर शबीर मिन्हाज साहब का कि वो ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे बैठे हैं। मैं एज एसोसिएट मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले सर मिन्हाज साहब के ऑफ़िस को ज्वाइन किया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बार मेरी अपनी बार और ये इसके एक एक गली कूचा जो है वो मेरे नज़रों के और मेरे सामने बना हुआ। तो मैं सर मिन्हाज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, दयाल साहब का, खोकर साहब का, सारे अपने सीनियर भाइयों का, और जिनकी सरपरस्ती में मैंने वकालत के अंदर आंखें खोली और ज़िंदगी के आगे बढ़ना सीखा। मैंने प्रैक्टिस शुरू की सर मिन्हाज साहब के पास सिविल क्रिमिनल की। 1 साल बाद मैंने इनसे इजाज़त ली कि सर मैं टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इन्होंने सरपरस्ती भी की, दुआएं भी दी और आज उनकी दुआओं के साथ मैं आपके सामने चंद अल्फाज कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। फाइनेंस एक्ट पे हम बिल्कुल बात करते हैं और उसमें जो हमारे ख़ुसूसन कचहरी के अंदर जो मसाइल आते हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन मैं एक अपने ज़ाती तजर्बे और एक जनरल पर्सपेक्टिव में आप सबके सामने एक छोटी सी चीज़ ज़रूर रखना चाहूँगा। मैंने जब टैक्स की प्रैक्टिस शुरू की 2005-06 से, तो उस वक्त जिसको आज हम लफ्ज़ सारे जो मानूस हैं लफ्ज़ फाइलर, नॉन फाइलर, कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो फाइलर हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते वो नॉन फाइलर हैं। तो उस टाइम पे टोटल 10 लाख लोग थे जो रिटर्न फाइल करते थे। आज के दिन अगर आप फिगर ले तो जो लास्ट ईयर क्लोज़ हुआ है तो 70 लाख लोग जो हैं इस टाइम पाकिस्तान में फाइलर हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि टैक्स की जो प्रैक्टिस है ये हमारी वकालत के एतबार से ये एक ऐसा नमू पज़ीर शोबा है जिसमें टैक्स प्रैक्टिशनर्स, अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर्स की आज भी कमी है। उनके लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर स्कोप मौजूद है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। बल्कि मैं एक लतीफ़े के सूरत में टैक्स प्रैक्टिस और आपकी जो जनरल प्रैक्टिस है इसको ज़रा अगर डिस्टिंग्विश कर दूँ, वो कहते हैं कि एक शख्स गया एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने कहा कि जी आप आर्थोपेडिक के डॉक्टर नहीं बने, आप कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नहीं बने, आपने एलर्जी का शोबा क्यों इख्तियार किया? तो उन्होंने कहा जी इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह उन्होंने कहा जी कि मेरे मरीज़ बेवक़्त मुझे तंग नहीं करते कि आधी रात को हार्ट अटैक हो गया, आधी रात को हड्डी टूट गई, एमरजेंसी आ गई। एलर्जी वाले बंदे ने मखसूस वक्त पे आना है, दिखाना, चले जाना है। उन्होंने कहा दूसरी वजह कि मेरे मरीज़ कभी ठीक नहीं हुए। तो हम टैक्स प्रैक्टिस वाले हैं एलर्जी प्रैक्टिस की तरह, ना हमें एमरजेंसी होती है और ना हमारे मरीज़ ठीक होते हैं। जिन्होंने आना है फ़ाइल हमारे रैक में आ जानी है, उन्होंने हमें मंथली या एनुअल उन्होंने हमें पे करना ही करना है। आपकी साइड पे है कि एक बंदा एक मामले, एक मसले के लिए आया, मुमकिन है सारी ज़िंदगी उसको दोबारा वो काम दरपेश ना हो। तो हमारे वाले काम में टैक्स प्रैक्टिस के अंदर रेगुलरिटी है, यानी कि इस रेगुलरिटी के तहत अगर आप चलते हैं तो आप जो आज के दौर के मसाइल हैं, महंगाई है, दीगर मसाइल हैं, आप बेहतर और अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इसी के लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि जब आप वकालत के को एज एक प्रोफेशन अपनाते हैं तो वकालत के अंदर जो हमारे बाकी प्रोफेशंस हैं कि हमने सिविल साइड पे जाना है, क्रिमिनल पे जाना है, हमने टैक्सेशन में जाना है, तो हमें एक साइड चूज़ करके उसके ऊपर इंतहाई मेहनत करनी चाहिए। आप एक एवरेज नॉलेज से आगे जाएंगे, एक एवरेज बिहेवियर से आगे जाएंगे, एक एवरेज आप जो मार्केट के अंदर कंपटीशन उससे आगे जाएंगे तो आप उम्मीद रखें कि आप एक अच्छे वकील भी बनेंगे और आप एक अच्छा अर्न भी करेंगे। एवरेज को ब्रेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जिस शोबे को भी अपना के आप एवरेज से आगे निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपके लिए एक मुस्बत और एक बड़ी हेल्पफुल होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर।
लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जी मैं सारा कुछ ही करता हूँ, मैं सारी वकालतें करता हूँ, मैं इसकी मिसाल सादा सी दे देता हूँ। आज आप एक डॉक्टर साहब को दिखाना जाएं और वो आप जाके कहें कि जी डॉक्टर साहब कहते हैं जी मैं दिल का ऑपरेशन भी मैं ही करता हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट भी मैं ही करता हूँ, मैं आपका जो है लिवर भी मैं ही करता हूँ, मैं आंखों का इलाज भी मैं ही करूँगा, तो आप उसको डॉक्टर नहीं मानेंगे। आप उसको यही कहेंगे कि भाईजान आप मुझे रेलिवेंट डॉक्टर का रहनुमाई दें जो इसको स्पेशलिस्ट हो, और सिर्फ यही। तो वकालत के अंदर भी जो अच्छा क्लाइंट है वो उसी को हायर करता है जो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, पे भी वही करता है। लेकिन उस एवरेज को ब्रेक हमने करना है कि हम मार्केट के अंदर एक नाम रखें कि भाई अगर आपको टैक्स के मुतालिक सिविल, लोग तो सिविल भी नहीं है पूछते, लाहौर में आके वो पूछेंगे जी सर्विस में कौन आगे है, रेवेन्यू में कौन आगे है, फैमिली वो आपकी आगे सब कैटेगराइजेशन में लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। और जब आप उस आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं तो वो वक्त होता है कि जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस का, एक अच्छे उसका प्रोफेशन का मज़ा लेते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो मेरी अपने सब भाइयों से गुजारिश है कि इसको आप ज़रूर देखिएगा। टैक्स एज अ प्रैक्टिस बहुत अच्छा शोबा है, बहुत इस टाइम इसके अंदर कैपेसिटी है नए लोगों के लिए, लेकिन कैपेसिटी उन्हीं लोगों के लिए जिसको एज अ फुल फ्लेज एक प्रोफेशन अपनाएं, पार्ट टाइम जॉब वालों के लिए नहीं है। दोस्त आते हैं हमारे पास, मेरे पास भी आते हैं, वो बताते हैं कि जी कचहरी में छुट्टियां हुई हैं तो 1 महीने में हम टैक्स का काम सीखना चाहते हैं। तो मैं तो उन्हें बताता हूँ कि भाई हमें तो 20 साल में नहीं आया, तो हम तो 1 साल में 1 महीने में आपको कैसे सिखा दें। हम तो अभी खुद तालिब इल्म हैं जो इसको भी सीख रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद IRIS खोलना और बंद कर लेना ये प्रैक्टिस है। तो मैं बताता होता हूँ कि भाई हमारे नज़दीक ये इतना को अहम है जितना इंग्लिश सीखते हुए आपने ABC पढ़नी हो, तो हमारे नज़दीक इतना को अहम है। एक अच्छी जो रिटर्न है टैक्स की, उसके लिए आपको जब तक पूरे लॉ पे अबूर नहीं होगा उस वक्त तक आप एक अच्छी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान में रखें कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि मैं अपनी टैक्स लिटिगेशन की बात करता हूँ कि हमारी जो 80% लिटिगेशन है वो सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की गलतियाँ होती हैं, जो अच्छी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे दुरुस्त हो सकती है और लिटिगेशन कम हो सकती है। लेकिन उस टाइम पे हम वो क्लाइंट भी इसी चक्कर में होता है कि जी मैं सस्ता करवा लूँ, फाइलर बस 2000 रुपये में करवा लूँ, मैं बस 15 मिनट में फाइलर हो जाऊँ, मुझे कुछ ना देना पड़े, मेरा आज का काम हो जाए, लेकिन उसके कल को कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा और बहुत हार्ड होते हैं। तो मैं एक तो टैक्स के अतबार से अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था जो मैंने आपके सामने गोशगुजार किया, क्योंकि आज का मेन टॉपिक जो है वो फिनांस एक्ट है। फिनांस एक्ट के अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पंजाब फिनांस एक्ट की। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे एक जजमेंट देखी थी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में 2015 में एक रिट की थी, 10 साल बाद वो डिसाइड हुई। एंट्री नंबर 52 थी सेकंड शेड्यूल PRA एक्ट की। तो हाई कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकला हैं उनके ऊपर PRA का टैक्स लागू नहीं होता। अक्सर दोस्तों ने सोशल मीडिया पे वो जजमेंट देखी होगी। इस फाइनेंस एक्ट के अंदर उन्होंने जो PRA का एक्ट है ये टोटल रिप्लेस कर दिया है, यानी कि इसका कंसेप्ट ही टोटल चेंज कर दिया है। हम जब अपने लॉ के अंदर बात करते हैं तो मसलन में हम सेल टैक्स की मैं बात करूं तो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो नेगेटिव लिस्ट के साथ ऑपरेट होता है। नेगेटिव लिस्ट हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि जी तमाम चीज़ें उनके ऊपर सेल टैक्स लगता है, हर चीज़ पे लगता है, मासवाए उनके जिनको एग्जामिशन दी गई है, जिनके एग्जामिशन स्पेसिफाइड है, जो एग्जामिशन में नहीं है उस हर चीज़ के ऊपर टैक्स मौजूद है। PRA का जो टैक्स था ये पहले पॉजिटिव लिस्ट के साथ था, इसका सेकंड शेड्यूल। उन्होंने कहा कि जो सेकंड शेड्यूल में सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल होंगी, बाकी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होंगी। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट में उन्होंने इसको रिवर्स करके उन्होंने तमाम सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, टेक्निकलिटी सेक्शन 3 इंसर्ट हुआ, शेड्यूल 1 इंसर्ट हुआ, टैक्स फ्री सर्विसेज का कंसेप्ट आया। लेकिन मैं अपने इस शोबे के हवाले से खुसूसन बात करूं तो उन्होंने कहा कि जी तमाम सर्विसेज टैक्सेबल हैं और आज के दिन वकला की सर्विसेज भी जनरल रेट 16% पर टैक्सेबल है। मैं भुट्टो साहब गुजारिश करूँ सर आगे तशरीफ़ लाएँ आप। भुट्टो साहब सर जी आप आगे आ जाएँ, आप आगे
मैं ठीक है, साड़ी तबीयत ठीक, आओ। मैंने स्पेशली ये बात इसलिए पॉइंट आउट की है कि हमारी तमाम बार्स को, खुसूसन पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल को इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है ना, पंजाब, सिंध और केपी के 3 सूबे ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैक्स कंसेप्ट को चेंज किया है पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव लिस्ट में, और जो नेगेटिव लिस्ट उन्होंने सर्विसेज के टैक्स की दी है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो उसमें जो वकालत का शोबा है, हमारे एडवोकेट्स हैं, इनको एग्जेम्पशन नहीं दी। यानी कि आज किसी का भाई मर्डर होगा तो पहले आके वो 16% हुकूमत को फ़ीस अदा करेगा, तो फिर अपने भाई का मुकदमा लड़ेगा, जो कि फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन कानून आज इस तरह ही है, जब तक इसको कोर्ट स्टक डाउन नहीं करती या इसके ऊपर कोई प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं आती। खुसूसन अगर कोई जो दोस्त ऑलरेडी किसी पैनल पे हैं, किसी भी अदारे के पैनल पे हैं, किसी अथॉरिटी के, यानी कि किसी भी हवाले से पैनल पे है और उन्हें सरकारी पेमेंट्स मिलती हैं, तो अब वो उन्हें जो पेमेंट्स मिलेंगी वो 16% PRA की विद होल्डिंग होगी, और इनकम टैक्स से पहले उनका 11% विद हेल्ड होता था, वो अब 15% होगा कि 31% की विद होल्डिंग के बाद उन्हें अपनी पेमेंट्स अपने सरकारी अदारों से या ऑफिशियल पेमेंट्स जो हैं वो मिल पाएंगी। तो इसके ऊपर हमारी बार कौंसल्स को यकीनन संजीदगी से देखना चाहिए, जो कि मैंने नोट किया कि इसके ऊपर कोई ऐसा ख़ास रद्द-ए-अमल अभी हमारी तरफ से नहीं आया, हमारी बार कौंसिल की तरफ से नहीं आया, इस पर कोई एफर्ट नहीं हुई, और लेकिन ये कल को हमारे सब वकला को ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उन्होंने मेडिकल को भी टैक्स लगा दिया है, फिल वक्त उसका रेट उन्होंने 0% रखा है, लेकिन उसको टैक्सेबल की कैटेगरी में शामिल करें। सरकारी हॉस्पिटल मुस्तस्ना होंगे, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं उनको 0 रेट के साथ उन्होंने टैक्सेबल किया है। आपकी जितनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको उन्होंने टैक्स कर दिया। कहने की सादा सी बात है कि तमाम सर्विसेज अब टैक्सेबल हैं, जब तक वो 22-23 शेड्यूल 1 के जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं उनमें आप फॉल नहीं करते। और वो 22-23 को अगर आप देखें तो एजुकेशन के अलावा कोई ऐसी मेजर सर्विस नहीं जो एग्जेम्पशन में हो, बाकी आलमोस्ट वही हैं जो सरकारी अदारों से मुतल्लिक हैं। तो एक इस फाइनेंस एक्ट के अंदर ये बड़ी अहम चेंज है, और हमें इसके ऊपर अपनी बार कौंसिल को मुतहर्रिक करके ज़रूर इस पर एक्शन लेना चाहिए और लॉ को अमेंड करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ तमाम वकला कल को इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो देखेंगे, इसके ऊपर मसाइल आएंगे। दूसरी जो चीज़ हमारे अक्सर चूँकि दोस्त हम फ़रोज़ाबाद में, मैं खुद देहाती बैकग्राउंड रखता हूँ, हमारे अक्सर दोस्त देहाती बैकग्राउंड रखते हैं, और हमारे पास जिस तरह बाकी दीगर इनकम है, हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम आलमोस्ट अक्सर दोस्तों के पास कम या ज़्यादा वो हमारे पास अवेलेबल भी होती है, और उसी को हम अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर डिक्लेयर शो भी करते हैं। जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस चली आ रही थी स्पेशली 2019 से लेके 2024 के रिटर्न तक, तो 12 लाख एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर 2,000 रुपये इनकम टैक्स था प्रोविंस का। लेकिन इस दफ़ा इसके अंदर भी उन्होंने नवंबर 24 में इस एक्ट को अमेंड कर दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि जब जो टैक्स रेट होंगे एग्रीकल्चर के, ये थ्रू रूल्स आएंगे। तो रूल्स उन्होंने 5 मार्च को जारी किए, 5 मार्च 25 को। उन रूल्स के अंदर बिल्कुल सादा सिंपल बात आपको बता दूं कि उन्होंने जो बिज़नेस के इनकम टैक्स रेट हैं जो FBR के अंदर ऑलमोस्ट वही रेट उन्होंने डिटो कॉपी करके उन्होंने जो है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी लगा दिए। अब एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप आज के दिन 12 लाख रुपये इनकम टैक्स अपनी इनकम दिखाते हैं तो पहले 2,000 रुपया टैक्स था, तो अब 90,000 रुपया टैक्स है। और इसमें अगर आप वही बता 60 लाख तक इनकम जाएगी तो ये 45% टैक्स है मल्टीपल रेट्स के साथ। और एक सुपर टैक्स है, अगर आपके 15 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो एग्रीकल्चर की तो एक सुपर टैक्स भी 10% आपके ऊपर लगेगा। तो वो खैर किसी स्पेशल केस में होगा, शायद हमारे इस सेंट्रल पंजाब में इस लेवल पे कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, लेकिन लॉ में वो भी प्रोवाइडेड है। तो इसलिए हमें जो अपनी एग्रीकल्चर की इनकम है, और ये भी जहन में रखें कि जिस तरह इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है और हमें हर साल रिटर्न फाइल करवाना वो लाजिम है। अब एग्रीकल्चर के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रीकल्चर की बाकायदा रिटर्न डिफाइंड है, प्रेस्क्राइब्ड है, और वो रिटर्न आपके पास पहले 2 साल की उनके पास लिमिट थी, अब वो 4 साल तक आपसे वो रिटर्न कॉल कर सकते हैं।
दूसरा, पहले उसके अंदर मैंने जो भी डिक्लेरेशन देना वो ऑर्डर तो कर सकते थे, लेकिन एजम्पशन नहीं थे ले सकते। अब उन्होंने इस तरमीम के ज़रिए एग्रीकल्चर के अंदर ये भी कह दिया है कि अब हर सब डिवीज़न जो है वो कमेटी बना के जो वहाँ की लोकल क्रॉप्स हैं उनके हवाले से एक एवरेज पर एकड़ इनकम भी निकाल सकते हैं कि जिस पे एवरेज क्या खर्चा आता है, कितनी पैदावार आती है, क्या रेट्स हैं, खर्चे माइनस करके क्या एवरेज प्रोड्यूस, क्या इनकम निकलेगी। और आपकी मलकियत के साथ वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है कि उनको एक एजम्पशन बेस्ड असेसमेंट करने की भी आपको वो उन्होंने की है। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में एग्रीकल्चर इनकम शो कर ली तो फिर आपने वो जो डिक्लेयर्ड इनकम जो आपने अपने खुद डिक्लेयर की हुई है उसके ऊपर अब आपने पंजाब को टैक्स देना ही देना है। अगर आपने पंजाब की रिटर्न फाइल की है या नहीं की, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल में फाइलिंग में एग्रीकल्चर इनकम दिखा ली है तो फिर आपको लाजमन अब उस इनकम पर टैक्स देना है। बल्कि चूँकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा वो पटवारी या रेवेन्यू ये सारा है, तो अक्सर दोस्तों को इल्म होगा कि ये 2012-13 में एक अमेंडमेंट आई थी और उस टाइम पे इस अमेंडमेंट को शामिल किया था, इसको इनकम टैक्स से रिलेट किया गया, तो बेशुमार लोगों को उस इनकम के ऊपर रिकवरी नोटिस आए और वो रिकवरियाँ हुई, क्योंकि वो इसको लैंड रिकॉर्ड के तहत वो ले जाते हैं। और अगर आप रिकवरी वो नहीं देंगे तो आपकी ज़मीन फर्दर कहीं भी ट्रांसफ़र मामला में वो पहले हुकूमती वाजबात अदा होंगे तो आगे वो सारा होगा। तो इस सिनेरियो आप देख चुके हैं। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से समअप ये कि आपने रिटर्न भी फाइल करनी है प्रोविंस की। 13 सितंबर उसकी हर साल की डेट है, जैसे यहाँ पे 30 सितंबर होती है। और वहाँ पे उसी तरह आप अपने टोटल रेवेन्यू बताएंगे, टोटल अखराजात मन्हा करेंगे। और रेवेन्यू के अंदर भी इस दफ़ा जो आपका लाइव स्टॉक है उसको भी उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम की तारीफ में शामिल कर लिया। पहले तो हम सिर्फ थे वो चीज़ जो ज़मीन से काश्त होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती थी, या जो डायरेक्ट आपकी ज़री ज़मीन से मुंसलिक कोई बिल्डिंग रेंट थे वो एग्रीकल्चर इनकम शुमार होते थे। तो अब उन्होंने तरमीम करके इसके अंदर लाइव स्टॉक को भी शामिल कर लिया है। जितने डेयरी फार्म्स हैं, लाइव स्टॉक है, उसकी इनकम भी अगर हम डिक्लेयर करेंगे, करते हैं, जो अकॉर्डिंग लॉ करनी भी चाहिए, तो उसके ऊपर भी जो एग्रीकल्चर इनकम के रेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। पहले क्या होता था कि ये शुरू कहाँ से हुआ कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न में वो कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट पकड़ते थे, कहते थे कि जी आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, आपने 50 लाख का प्लाट लिया, पैसे कहाँ से आए? तो हम सिंपल जवाब दे देते कि जी मैं ज़मींदार हूँ, ये मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है और जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है ये ज़मींदारे के पैसे से की है, ये मेरी ज़री इनकम है। तो अब उसको उन्होंने, अगर आप जैसे ही ये कहेंगे तो आपको या तो सबूत मुहैया करना पड़ेगा कि सूबे में आपने इतनी रकम, इतनी इनकम डिक्लेयर करके टैक्स दिया हुआ है। अगर आप सबूत मुहैया नहीं करेंगे तो वो इनकम आपके लिए वो टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा। हमारे चूँकि बार्स के अंदर एक रजिस्ट्री वाला एक पूरा अमल एक ट्रांसफ़र का होता है। इस फाइनेंस एक्ट के अंदर उन्होंने 3 चीज़ें जो हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर मुंसलिक हैं। 236C जो कि प्रॉपर्टी सेल के ऊपर लगता है विद होल्डिंग टैक्स, 236K जो प्रॉपर्टी ख़रीदने पे लगता है विद होल्डिंग टैक्स, इन दोनों के रेट को उन्होंने चेंज कर दिया। कंसेप्ट उन्होंने ये लिया है कि जो बेचने वाला है उसको उस टाइम पैसे आ रहे होते हैं और वो जो बेचने वाला है वो अमूम के अंदर किसी मजबूरी में बेच रहा होता है। उसके जो पहला रेट स्लैब थी 3%, उसको उन्होंने बढ़ा के 4.5% कर दिया, 4.5%। लेकिन जो 236K है जो ख़रीदने वाला था उसको रिवर्स उन्होंने बेनिफिट दिया है कि उसका जो रेट 3% था उसको कम करके 1.5% कर दिया। बाकी तो आगे जो 3 स्लैब पहले भी थी, 4 करोड़ तक इनकम पे परचेज पे हो रहा है, फिर 10 करोड़ फिर उससे ऊपर वाला। लेकिन जब मैंने बेसिक की बात की और ऐसी सारी स्लैब उन्होंने फ़र्क किया। ऐसे ही उन्होंने जो इसके थे लेट फाइलर और नॉन फाइलर, उनके टैक्स रेट में भी 236C में इजाफा हुआ है बेचने वाले के लिए, लेकिन 236K के अंदर कमी हुई है। नेट रेट शायद दोनों के मिला के उतने ही रहेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना ही रहेगा, लेकिन उन्होंने ख़रीदने वाले को उन्होंने बेनिफिट दिया है कि लोग प्रॉपर्टी ख़रीदें, और बेचने वाले को उन्होंने समझा कि उस टाइम उसको पैसे आ रहे हैं तो उस टाइम उसको उसमें से देने शायद उतने नहीं दुखेंगे, तो या उसकी मजबूरी है और मजबूरी से हुकूमत ने पूरा फ़ायदा उठाया है, उन्होंने कहा कि जी आप करेंगे। पिछले साल फाइनेंस एक्ट में एक FED लागू हुई थी 3, 5 और 7%, 3% फाइलर, 5 लेट फाइलर, 7 नॉन फाइलर। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप बेचें, या आपका था कि जी कोई भी आप रेजिडेंशियल प्लाट फर्स्ट टाइम बेचें, कोई डेवलपर बिल्डर बेचे, तो वो 1 साल लागू रही। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने उस FED को वापस ले लिया है, वो ख़त्म हो गई है। 236C के रेट उन्होंने इन्हांस कर दिए हैं।
यानी कि एक साइड पे इन्हांस किए, एक साइड पे रिड्यूस किए हैं, नेट इफेक्ट आलमोस्ट उनका सेम है। तो ये जब हम अपनी को रजिस्ट्री जो बाकी मामला करते हैं तो उसके अंदर हमें वो देखने की ज़रूरत है। पिछले साल ये जो फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, अक्सर दोस्त जानते हैं, फाइलर की तारीफ उन्होंने ये की थी कि जिसने करंट ईयर की रिटर्न टाइम पे फाइल की हुई है इनकम टैक्स रिटर्न, या कम अज़ कम पिछली 3 रिटर्न्स उसकी टाइम पे फाइल है, चौथी लेट हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम 3 रिटर्न्स टाइम पे फाइल है। टाइम वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया गया हुआ है जो अमूम के अंदर 30 सितंबर होता है, या एक्सटेंडेड टाइम जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ FBR टाइम टू टाइम कर सकता है, तो उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर अगर उसने वो रिटर्न फाइल की हुई थी तो वो फाइलर है। जिसने लेट की, ड्यू टाइम पे नहीं की, ये 2 साल पहले कंसेप्ट आया था लेट फाइलर का, वो लेट फाइलर है। और जिसने रिटर्न फाइल ही नहीं की वो नॉन फाइलर है, वो नॉन फाइलर है। अब इस बजट के अंदर उन्होंने 2 इस्तिलाहात और ले आए हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक एलिजिबल पर्सन और एक अनएलिजिबल पर्सन, कि कौन ख़रीद सकता है कौन नहीं ख़रीद सकता। 114A एक अलग सेक्शन उन्होंने ऐड किया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। पहली तो बात बताऊं कि ये सेक्शन अभी ऑपरेटिव नहीं है, एलिजिबल पर्सन वाला सेक्शन ऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि पूरा सेक्शन लिखने के बाद आखिर में उन्होंने कहा है कि ये उस तारीख से लागू होगा जब FBR इसके मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। आज के दिन वो लागू नहीं है, लेकिन मैं उसका अजमाली सा खाका आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उसको ज़हन में और अपने क्लाइंट्स को उसके मुताबिक गाइड कर सकें। उन्होंने कहा कि जो एलिजिबल पर्सन है वो शख्स होगा जिसने लास्ट रिटर्न भी फाइल की हो, जो चीज़ वो ख़रीदने जा रहा है उसके 130% तक, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपये की चीज़ ख़रीदनी है तो आपके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक के ऐसे सोर्स आपकी पिछली वेल्थ में या उसमें अवेलेबल हों जो कन्वर्टेबल टू कैश हो, यानी कि उसमें गोल्ड हो सकता है, जानवर हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई अकाउंट्स में पैसे हो सकते हैं, कैश हो सकता है, जो कन्वर्टेबल कैश हो, जिससे ये साबित किया जा सके कि जी इन पैसों को इकट्ठा करके मैं ये काम करने जा रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी जो एलिजिबल पर्सन होगा उसके जो बच्चे और फैमिली होंगे, उसका शरीके-यात और उसके बच्चे, वो भी अगर एक बंदे के पास सोर्स है तो सारी फैमिली के सोर्स समझे जाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि ये शर्त लागू नहीं होगी अगर आप 10 करोड़ से छोटी प्रॉपर्टी लेते हैं, 70 लाख से छोटी गाड़ी लेते हैं, 10 करोड़ से कम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी जो आपकी शेयर्स के अंदर या किसी और कंपनी में जगह पे, तो फिर भी ये शिक लागू नहीं होगी। चौथी चीज़ उन्होंने कही थी कि जो एक लगाया तो उन्होंने कहा कि जी एक बंदा 1 साल में इंडिविजुअल जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा कैश नहीं निकलवा सकता बैंक अकाउंट से। पैसे उसी के हैं, वो ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन निकलवा नहीं सकता एक बंदा 1 साल में 10 करोड़ से ऊपर। ये 4 शर्तें उन्होंने एलिजिबल इनएलिजिबल के साथ मखसूस की हैं, लेकिन ये चारों शर्तें आज के दिन टुडे लागू नहीं हैं। फ्यूचर में जिस दिन गवर्नमेंट का दिल चाहेगा वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो फिर ये लागू होगी। लेकिन इसके अंदर आप 10 करोड़ की लिमिट को देख लें, 70 लाख गाड़ी की लिमिट को देख लें, तो ऑलमोस्ट 90% प्लस लोगों पे ये शर्त लागू नहीं होगी। जो 5-7% होंगे वो टाइमली अपने टैक्स डॉक्यूमेंट मैनेज फाइल करके वो चीज़ों को अवेल करेंगे और कर सकेंगे। इसी के साथ एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर भी उठा हुआ है। 2 चीज़ों का शोर था। एक ये था कि जी शायद इस दफ़ा फाइलर के कैश विड्रॉल पे भी 3 लग गया है। तो पहली बात है कि ये बिल्कुल गलत है। फाइलर कैश विड्रॉ करेगा बैंक अकाउंट से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। नॉन फाइलर का रेट पहले 0.6 था, उसको बढ़ा कर उन्होंने 0.8 कर दिया है, उसका रेट बढ़ाया है। फाइलर के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा शोर उठा हुआ है सोशल मीडिया पे कि जी अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाएंगे तो आपको जी बैंक इतने % काट लेगा, आपका इतने % टैक्स लग जाएगा, 20% आपका फ़लाँ हो जाएगा। ये सारी बातें वो दोस्त कर रहे हैं जो टैक्स लॉज को दुरुस्त तरीके से समझते नहीं हैं। हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन 21 सब सेक्शन L मौजूद है। उसके अंदर है कि अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदें और 25,000 रुपये से ज़ायद की ख़रीदें और आपने उसकी बजरिया बैंक पेमेंट ना की हो तो वो आपको एक अलाउेबल एक्सपेंस नहीं मिलती। कल को जब इनकम टैक्स रिटर्न आप अपनी बनाएंगे तो आपको एज ए एक्सपेंस
वो रकम, वो ख़र्चा हासिल नहीं होगा। इसका सादा सा मतलब है कि वो रकम आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्सेबल हो जाएगी, और ये ऑलरेडी मौजूद है। भाई नहीं, सेक्शन 73 है हमारा सेल टैक्स एक्ट के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी 50,000 की लिमिट मौजूद है कि 50,000 से ज़्यादा मैं चीज़ खरीदूँ या बेचूँ, जो लोग सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो उनको 18% इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा अगर उन्होंने तो बजरिया बैंकिंग चैनल ये ना ख़रीदा। तो ये शिक ऑलरेडी इससे ज़्यादा सख्त सूरत में ये सोशल मीडिया आने से पहले भी मौजूद है। इस दफ़ा उन्होंने दो नई शिक सेक्शन 21 हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंसर्ट की। हमारा सेक्शन 21 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि एक्सपेंस नॉट अलाउड, कौन कौन सा एक्सपेंस है, वो किन शराइत के तहत वो जो अलाउ नहीं है आपको। उसके अंदर उन्होंने कहा, एक तो सेक्शन 21 के अंदर सब सेक्शन आया क्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जी अगर आप अपनी परचेज़ लेते हैं और वो परचेज़ आप ऐसे शख्स से लेते हैं जो NTN होल्डर नहीं है, और NTN वो है जो सेक्शन 181 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके तहत जब अपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ऑनलाइन IRS पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके ऊपर जो आपको आपका ID कार्ड नंबर है वो NTN में कन्वर्ट हो जाता है, साथ एक रेफरेंस नंबर भी आपको मिलता है। पहले उसको हम NTN कहते थे, तो अब ला ये कहता है कि जी आपका ID कार्ड नंबर आपका NTN है। तो लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो NTN कहलाएगा। और अगर आपने ऐसे शख्स से परचेज़ ली जो NTN होल्डर नहीं है तो उन्होंने कहा जी उस परचेज़ का जो 10% है 10% वो आपके डिसअलाउ कर देंगे, उसका हम आपको एज एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो 10% जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। दूसरा आया सेक्शन 21S। 21S वो है ये जो सारा सोशल मीडिया पे शोर उठा हुआ है इस टाइम। उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी 2 लाख से बड़ी इनवाइस है और उसकी रकम आप बजरिया बैंक नहीं लेंगे तो हम उसका 50% डिसअलाउ कर देंगे। अगर आपकी 2,000 लाख से बड़ी सेल है और उसकी रकम आप बजरिया बैंक नहीं लेंगे तो हम उसके करस्पॉन्डेंस जो आपके एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में परचेज एक्सपेंस सारे शामिल हैं, तो हम वो उसके 50% को डिसअलाउ करके आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। लॉ ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 2 लाख तो बड़ी रकम है, 25,000 का भी लाभ ऑलरेडी मौजूद है, 50,000 का लाभ भी ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे 2 लाख, और भी ये 2 लाख कोई ऐसा इशू नहीं है डायरेक्ट, अगर वो 2 शिक्के में निकाल दूँ वो ज़्यादा मुहलक है इससे, तो 2 लाख को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि लॉ ने वहाँ पे पर इनवाइस की बात की है। मसलन मैं किसी बंदे को 1.5 लाख की 10 इनवाइसें दे के उससे 25 लाख रुपया इकट्ठा वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे तो उसमें कोई मजाका नहीं। बैंक का इस कैश डिपॉजिट से कोई तल्लक नहीं, बैंक ने इसमें कोई विद होल्डिंग नहीं करनी, बैंक ने इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। ये जो कुछ सोशल मीडिया पे है ये बिल्कुल फेक और बेबुनियाद है, बैंक का कोई तल्लक नहीं। तल्लक कब बनेगा? जब उस शख्स का इनकम टैक्स ऑडिट होगा। वो इनकम टैक्स ऑडिट कब होगा कि अगर 70 लाख बंदे हैं तो मेरे ख्याल में पूरे साल में FBR में 1,000 बंदे का ऑडिट नहीं होता। वो अब आपकी किस्मत है कि वो कब होगा, उस टाइम भी होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह मैनेज कर लेंगे कि आपके अपने जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवाइसेस हैं, बिल्स हैं, उनको आप 2 लाख से नीचे रख लेंगे। और अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर पहले सेक्शन 73 का आपने कंप्लाइंस की हुई है तो आपके लिए कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा 2 लाख और इश्यूज़ और बाकी मामला मौजूद है और लॉ को मिस इंटरप्रेट करके उसके ऊपर जो है वो सारे मामला और मसाइल जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। बाकी टैक्स रिटर्न के हवाले से उन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं अपील प्रोसीजर के अंदर। आपको अंदाज़ा है हम टैक्स के वकला आपको क्यों कचहरी में नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारे पास जब हम कोई केस हमारा इनिशिएट होता है तो जो रेलिवेंट ऑफिसर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, उसके पास एज जो है जज को पावर्स होती हैं जो एडजुडिकेट करता है। हमें उससे कोई ग्रीवियंस है तो हम कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करते हैं जो कि खुद डिपार्टमेंट का आदमी होता है। वहाँ से हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम अलहदा से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अलहदा है और कस्टम का ट्रिब्यूनल अलहदा है, हम ट्रिब्यूनल जाएंगे। ट्रिब्यूनल से में जाके हमारे जो फैक्ट की बात है वो वहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। फैक्ट के लिए फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी जो है, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो फाइनल है वो ट्रिब्यूनल है। अगर वहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्प्यूटेड रह गया कि मैं एक सेक्शन की एक इंटरप्रिटेशन करता हूँ और FBR उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन करता है, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो हाई कोर्ट में रेफरेंस की सूरत में जाता है। आज से 1.5 साल कबल पिछले साल 3 मई को एक फिनांस अमेंडमेंट एक्ट आया था,
उसने हमारे एक राइट ऑफ अपील को ख़त्म कर दिया था पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा था जी ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल टैक्स, तीनों में मल्टीपल उसकी आ गई थी। तो उन्होंने कहा था जी इस लिमिट से नीचे अपीलें कमिश्नर अपील को जाएंगी और वहाँ से डायरेक्ट हाई कोर्ट चली जाएंगी। इस लिमिट से ऊपर अपील जो हैं वो ट्रिब्यूनल जाएंगी और ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे। कि एक हमारा जो अपील का फोरम था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इस फाइनेंस एक्ट में आके उन्हें फिर दोबारा वो समझ आई कि वो तरमीम गलत हो गई थी और उन्होंने अपनी वो सारी शिकें वापस ली हैं। अब हमारा सेम अपील का जो फोरम है वो बहाल हो चुका हुआ है और उस फोरम के हवाले से हमारी जितनी जो है वो पुराना ही तरीका, बल्कि इसमें तो हमें एक दफ़ा उन्होंने बल्कि फेवर भी दे दी है कि उन्होंने कहा है कि जी आप अगर कमिश्नर अपील के पास नहीं जाना चाहते तो आप अपने राइट को खुद वेव ऑफ करके तो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली, लेकिन आलमोस्ट पिछला जो अपील का हमारा सिस्टम वो बहाल हो चुका है। रिकवरी के हवाले से जिस तरह हमारे यहाँ पे रिकवरी के लैंड रिकॉर्ड है उसके अपने सूल ज़वाबत है। हमारे पास सेक्शन 138 और 140 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो मेन डील करता है रिकवरी को, उसके अंदर उन्होंने इस दफ़ा तब्दीली की है। पिछले दिनों जो दोस्त कोई मतलब टैक्स से थोड़े वाबस्ता हैं और सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं तो आजकल एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट वायरल हुई है कि जी उन्होंने कहा कि जी FBR जो है ये एक सज़ा देने वाली अथॉरिटी नहीं बन सकता, इसको मुनासिब वक्त देना चाहिए रिकवरी के लिए, ये सारा कुछ। तो उन्होंने लॉ अमेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जब 3 फोरम से FBR के हक़ में किसी केस का फ़ैसला हो गया तो ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो मज़ीद कोई वक्त दिए बगैर वो रिकवरी कर सके। वो आपको इतनी मोहलत, इतना वक्त नहीं देगा कि आप अपने अकाउंट्स को खाली कर सकें, मैनेज कर सकें। तो वो फिल फोर रिकवरी करके वो आपसे वो कर सकता है। इसी तरह सेल टैक्स एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर टैक्स फ्रॉड की तारीफ़ को उन्होंने चेंज किया है, टैक्स फ्रॉड के प्रोसीजर को उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो टैक्स फ्रॉड, ये पिछले साल भी तारीफ तब्दील हुई थी तो अब फिर तब्दील करके उन्होंने कुछ जैली रिटर्न बनाना, जैली नेक्सर बनाना, जैली इनपुट लेना, जैली इनपुट मुहैया करना, बैंक अकाउंट किसी का गलत इस्तेमाल करना, अपना गलत इस्तेमाल करना, विदहोल्डिंग टैक्स करके उस विदहोल्डिंग को जमा ना करवाना, कोई फेक फ्लाइंग इनवाइस करना, इस तरह के जो मल्टीपल वो फैक्टर है कि जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए एक नुकसान का बायस थे, उनको टैक्स फ्रॉड की तारीफ में डाला है। उसके बाद 2 ऑप्शन दे दी गई हैं ऑफिसर को। एक ऑप्शन है सेक्शन 11E के अंदर, हमारा सेल टैक्स का सेक्शन 11E है कि अगर वो उसको सिर्फ रिकवरी की हद तक करना चाहे तो 11E में प्रोसीडिंग करेगा और आपसे अकॉर्डिंगली वो जो है अपने वो चीज़ें वो सारी रिकवर करेगा, आपके खिलाफ ऑर्डर करेगा, वो अपीलेबल ऑर्डर होगा। दूसरा जिस पे एक बहुत शोर उठा हुआ है कि जी वो गिरफ्तार कर लेंगे FBR वाले, आप जो बंदा टैक्स फ्रॉड करेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो उसके ऊपर वो उस तरह नहीं है जिस तरह के, फिर वही बात है सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट हो रहा है। सेक्शन 37A जो इंसर्ट किया गया है उसमें पहली बात यह है कि उसके पास ऑफिसर के टैक्स फ्रॉड का एविडेंस होना चाहिए। सस्पेक्ट पे वो कार्रवाई नहीं कर सकता, शक पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। उसके पास ऑलरेडी कोई एविडेंस होगा कि इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया है। उसके बाद वो अपने मुतल्लिका कमिश्नर से अप्रूवल लेगा इंक्वायरी करने की। इंक्वायरी जो है वो सिविल नेचर है। इंक्वायरी के ऊपर पूरा CPC अप्लाई होना है। हमें भी एक अच्छे सिविल के वकील के साथ ज़रूरत पड़नी है कि हम उसको इतना लंबा कर लें कि 2-4 साल पता चले कि इंक्वायरी ही चल रही है और इंक्वायरी ही कंक्लूड नहीं हो पाई। जब इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो वो अपनी रिपोर्ट देगा कमिश्नर को। कमिश्नर उसके ऊपर मज़ीद एविडेंस ले सकता है, इंक्वायरी कबूल को मंजूर करके इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे सकता है या इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद करके केस क्लोज कर सकता है। कमिश्नर ने अगर इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे दी, अब फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसमें अब CRP से लगेगा। CRP के अंदर फिर बर्डन ऑफ प्रूफ महकमे के ऊपर है कि वो साबित करे कि ये टैक्स फ्रॉड है, ये उसके ऊपर है। क्योंकि जब टैक्स फ्रॉड की तारीफ़ कही गई है तो वहाँ पे 3 लफ्ज़ उन्होंने नोइंगली, डिसऑनेस्टली के यूज़ किए हुए हैं कि आपने वो जानबूझ के आमदन इंटेंशनली किया हो, नोइंगली किया हो, डिसऑनेस्टली किया हो, तो फिर वो टैक्स फ्रॉड है। अगर आपने बगैर जाने बूझे किसी नीति के बगैर इल्म के वो काम किया है तो वो वही काम टैक्स फ्रॉड नहीं है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ महकमे के ऊपर है। CRP से आपको पता है कि हमेशा आपने मुजरम साबित करना है, मुजरम ने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करना। तो वहाँ पे उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। वहाँ पे सिर्फ
तीन सूरतें कि वो कहता है कि जी ये बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहा, या मुझे खदशा है कि ये भाग जाएगा, या मुझे खदशा है कि ऐसा एविडेंस जो कि इस टैक्स फ्रॉड को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी था और उसको ये ज़ाया या तबाह कर देगा, तो तब भी वो स्पेशल जज से खुद फैसला नहीं कर सकता अफसर, वो स्पेशल जज से आपका अरेस्ट वारंट लेके गिरफ्तार करेगा। या दूसरी सूरत में वो चेयरमैन एफबीआर को लिखेगा, चेयरमैन एफबीआर 3 रुकनी कमेटी बनाएगा, 3 रुकनी कमेटी केस के मेरिट्स दे के फैसला करेगी कि इस बंदे को गिरफ्तार करना ज़रूरी है कि नहीं है। और जो चेयरमैन एफबीआर है वहाँ से आप यूँ समझ लें कि 1 लाख में से शायद एक केस को कोई इजाज़त मिले, एक बहुत हाई रिस्क प्रोफाइल केस में वहाँ से इस तरह इजाज़त नहीं मिलेगी। तो बजाय यानी कि एक डायरेक्ट कि आप कहेंगे जी ऑफिसर जाते ही आपको बिठा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले इंक्वायरी होनी है और इन्वेस्टिगेशन में भी उसके ऊपर 2 चेक लगे हुए हैं कि या वो कमिश्नर वो से स्पेशल जस्टिस अरेस्ट वारंट लेगा और वहाँ पे भी अपना केस आर्गू करके लेगा, और या वो चेयरमैन से लेगा। तो उसके बगैर वो टैक्स फ्रॉड के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बाकी अगर वो चाहता है कि मैंने प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जाना तो सेक्शन 11E हमारा अलहदा से अवेलेबल है, उसके ऊपर वो कार्रवाई करके आपके खिलाफ ऑर्डर पास करके जो अपीलेबल ऑर्डर है आप अपनी रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं और आप फिर रिकवरी करेंगे कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने पहले हमारे सेल टैक्स एक्ट में बेस्ट जजमेंट अजम्पशन बेस्ड असेसमेंट की पावर नहीं थी होती। पिछले साल उन्होंने एक सेक्शन 11G ऐड किया था, इस साल उसमें बाकी कंडीशंस के अलावा उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 236G, तो उन्होंने कहा कि जी 236G जो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट होता है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो उस बुनियाद के ऊपर हम सेल टैक्स की कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेक्शन 14 है हमारा सेल टैक्स एक्ट का, उसके तहत पहले रुपए से लायबल टू सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है। तो 236G कलेक्ट होने का मतलब ये है कि बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन वो टैक्स निज़ाम से बाहर बैठा हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर भी अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हो सकेगी। इसके ऊपर कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं वो हमारे ऑर्डर पास होने की, वो बढ़ाई गई हैं, और कुछ इस तरह के प्रोसीजरल चीज़ें और भी हैं जो अकॉर्डिंगली की गई हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं वो 4-5 चीज़ें जैसे मैंने एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से आपको असिस्ट किया कि ये बड़े गौर से हमें देखने की ज़रूरत है, और हम सारे जाति बैकग्राउंड वाले हैं तो वहाँ पर हमें गाइड करने की ज़रूरत है। सर्विसेज के सेल्स को आप कहीं पे भी किसी ऑफिशियल जगह पे अपनी कोटेशन देते हैं तो आपको पता हो कि मेरा वहाँ पे 31% टैक्स विदहेल्ड होना है, 15% इनकम टैक्स और 16% PRA, और वैसे भी हमें बाहर को इसको उठाना चाहिए इस इशू को, और इंसाफ जो कि एक फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर PRA का टैक्स या दीगर टैक्सेस को ख़त्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और बाकी जो इस टाइम मैंने कोशिश की कि वो वाली जो अमेंडमेंट्स थी स्पेशली टैक्स फ्रॉड गिरफ्तारी के हवाले से, कैश विड्रॉल के या कैश डिपॉजिट के हवाले से, और बाकी उनके ऊपर मैं आपको असिस्ट करूं, आप भाइयों के सामने अपनी बात रखूं। इसके अंदर कोई मज़ीद सवाल जवाब हो तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। रिटर्न रिवीजन के ऊपर आप जो है कभी भी कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट 5 साल से पुरानी रिवाइज़ नहीं हो सकती, वेल्थ स्टेटमेंट पर अलग से कंस्ट्रेन लगी हुई है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी रिवाइज हो सकती है, लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा क्योंकि जब आपने रिटर्न रिवाइज़ की, जिस साल आपने रिवाइज़ की, मैंने 2012 की रिटर्न आज रिवाइज़ की, जिस साल रिवाइज़ की उस 30 जून के बाद एक मज़ीद साल 122(4) के अंदर ऑफिसर आपके खिलाफ बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है, आपके खिलाफ फिर अमेंडेड जजमेंट पास कर सकता है। यानी कि आप खुद क्लोज ट्रांजैक्शन को दावा दे रहे हैं कि FBR मेरे साथ जो मर्ज़ी कर ले, ठीक है। बाकी एक दूसरी इसके ऊपर भी है जो है रिवाइज के हवाले से, वो मैं एक लीगल प्रोपोजिशन की बात करूं कि एक ये भी आती है कि एक चीज़ जो पास एंड क्लोज हो चुकी है, टाइम बार्ड हो चुकी है, तो टाइम बार्ड जो चीज़ है क्या वो दोबारा ज़िंदा हो सकती है कि नहीं, रिवाइव हो सकती नहीं, ये भी एक बहस मौजूद है कि क्या टाइम बार्ड जो है उसको दोबारा किसी भी तरीके से, लेकिन महकमा तो किसी सूरत नहीं कर सकता। अगर आप वॉलंटरीली खुद गलती कर लेंगे तो महकमे के पास आगे फिर टाइम मौजूद है उसको फर्दर अमेंड करने का कि आपका किया गया। ऐसे ही जो है ना, हम कहते हैं जी 6 साल के बाद ऑडिट नहीं हो सकता, 6 साल के बाद रिकॉर्ड नहीं रखना, तो ये 6 साल आपकी रिटर्न सबमिशन से शुरू होते हैं, इसका टैक्स ईयर से तल्लक नहीं है। 2020 की रिटर्न में अगर आज फाइल करूंगा तो आज से 6 साल शुरू होने हैं, ना कि मैं 2020 से नहीं गिन के आऊँगा,
तो उसका जो 6 साल का तसव्वुर है और इस रिवीजन में भी जो फर्दर अमेंडमेंट का तसव्वुर है वो आपकी उस डेट से है जब आपने वो एक्ट किया, तो उससे आगे वो डेट चलेगी। जी कोई और सवाल? जी जानवरों पे पहले भी टैक्स था और अब तो मुतनाज़ा हो गया। FBR वाले कहते हैं कि डेयरी हमारी डोमेन में है और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो 1997 का पंजाब का, उसमें भी उन्होंने लाइफ स्टाइल को शामिल कर लिया। अब तो हम 2 तरफ से नोटिस भुगतेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन टैक्स दोनों सूरतों में मौजूद है। क्या नहीं था, दूध अगर आप बगैर ब्रांड के बेचते हैं उस पर सेल टैक्स नहीं है। जो ब्रांडेड दूध है अब उसके ऊपर पिछले साल से अगर मैं सही याददाश्त में कहूँगा 5% या 10% टैक्स लग चुका है। एक शेड्यूल है हमारा सेल टैक्स एक्ट का, लेकिन वो ब्रांडेड दूध के ऊपर है, ठीक है ना। जिसके ऊपर ब्रांड नहीं है उसके ऊपर आज भी सेल टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स हमेशा से लागू है, इनकम टैक्स में कोई इस्तिस्ना नहीं है। सर जब इनहेरिटेंस होगी उस पर तो कोई टैक्स नहीं है क्योंकि वो फिक्शन ऑफ लॉ से आ रही है, वो ट्रांसफ़र नहीं है। लेकिन जब मेरे नाम इनहेरिटेंस हुई और उसके बाद मैं एक सेम डे दोबारा बेचूं या उस पर जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ टैक्स लगने हैं वो लगने हैं विद होल्डिंग के, उसके ऊपर को वो अगली बात है कि जो है ना अगर मैंने बेचा और मेरा कैपिटल गेन फिर आएगा सेक्शन 37 में, किस सूरत में टैक्सेबल है किस सूरत में नहीं है। यानी कि जो रकम मेरी हुई है विद हेल्ड वो एट द एंड रिफंड में भी खड़ी हो सकती है, वो एट द एंड एडजस्ट भी हो सकती है। बाकी वो एक अगला पूरा उसका लंबी एक एडजस्टमेंट तरीक़ाकार है, लेकिन टैक्स उसके ऊपर है जी, उस पर कोई इस्तिस्ना नहीं है। किस चीज़ पे? बिल्कुल होते हैं। पाकिस्तान का कोई शहरी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर तमाम 5 हेड ऑफ इनकम है, बिजनेस, सैलरी, रेंट, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो शख्स इनमें से कोई इनकम हासिल कर रहा है वो लायबल टू टैक्स है। अगर किसी को एग्जाम्पशन दी जाए तो हमारे पास सेकंड शेड्यूल मौजूद है। मसला वो कहता है जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सैलरी एग्जाम्प्ट है, तो वो एग्जाम्पशन स्पेसिफिकली डिटर्मन होगी बुक के अंदर। वो आप खुद से एग्जाम्पशन नहीं ले सकते जब तक लॉ उसको स्पेसिफिक एग्जाम्पशन ना दे, तो इसलिए सब पे होता है। बल्कि जो पॉलिटिशियंस की मैं आपको बात वैसे बता दूं, हमारे अब ना सेल टैक्स के साथ एक रिलेटेड लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। ये FATF का जितना इशू खड़ा हुआ ये सारा वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे बेस करता है। उसके तहत उन्होंने जो है ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक एब्रीवेशन है PEP, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस की, PEP उसको कहते हैं। तो अब जब भी आप ट्रांसफ़र करवाएं प्रॉपर्टी तो इनके पास एक सिस्टम मौजूद है जिसमें जब वो आपका ID कार्ड डालेंगे तो अगर मैंने कभी MP MNA रहा हूँ, मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं मेंबर हूँ, तो वो सिस्टम उसको हाईलाइट करता है कि ये बंदे को तो ज़्यादा ध्यान से देख लें, इस बंदे के पास सोर्सेज, इसके पास एक चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं कि नहीं हैं। तो वो उसकी एक वेरिफिकेशन बल्कि बढ़ जाती है, एग्जाम्पशन उसको कहीं पे भी नहीं है। जी जी 2015 के अंदर जब ये पहली दफ़ा टैक्स लगा था तो लाहौर टैक्स बार पायनियर थी जिसने ये रेट की थी। बाद में वही रेट फिर लाहौर हाई कोर्ट बार से करवाई गई और ये जो डिसीजन हुआ इस पर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर टैक्स बार की उसी रेट का दोनों का तल्लक था जो अभी जस्ट 2 महीने पहले ये अमेंडमेंट आने से पहले, लेकिन वो चूँकि पुराने लॉ की हद तक थी तो वो उन्होंने इंटरप्रेट किया। अब लॉ नया आ गया, इस पर बिल्कुल गौर खोज कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर रेट फाइल करेंगे, फ्यूचर देखते हैं। मैं इस पर स्पेशली 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। गोल्ड, कॉइन्स, एंटीक्स, ठीक है, ये हमारा सेक्शन है 37 का 5, उसमें लिखा है, यानी कि पहले कंसेप्ट ये है कि तमाम पर्सनल मूवेबल एसेट का गेन टैक्सेबल नहीं है। फिर उसमें से उन्होंने इनको निकाल दिया, यानी कि गोल्ड, एंटीक्स, कॉइन्स, करेंसी, इनका अगर कोई गेन आएगा ये 38(5) में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका अगर आप करेंगे, जिसे हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो एक पुराना कंसेप्ट चलता आ रहा है जी 100 तोले सोना पा लो जो लोड पेगी उदों,
ठीक है ना। तो वो जो आपने 100 साल बाद भी एक सोना बेचा तो उसका जितना गेन है वो नॉर्मल इनकम पे टैक्सेबल है, उसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हाँ, प्रीशियस आइटम की हद तक, गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी का गेन एग्जेम्प्ट है, बिजनेस गाड़ी है उसका गेन वो बिजनेस इनकम का पार्ट है। आपने घर में एसी लिया था 2 लाख का, बाद में 2.5 लाख का बिक गया, वो गेन आपका एग्जेम्प्ट है पर्सनल। लेकिन वो 4 चीज़ें जो हैं उनका गेन एग्जेम्प्ट नहीं है, और वो लॉ ने स्पेसिफिकली उन्हें एक्सक्लूड कर दिया हुआ है पर्सनल मूवेबल होने के बावजूद। श्योरिटी बॉन्ड्स कौन से वाले? जो प्राइस बॉन्ड ना, प्राइस बॉन्ड जो है ना, ये इनके ऊपर एक तो जब आपका इनाम निकलेगा फिर तो 150 सेक्शन है, उसके तहत विद होल्डिंग है इसकी, वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप इसको कहीं मार्केट में अदरवाइज बेच लेते हैं और कोई इजाफी रकम हासिल कर लेते हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगा। अब फिर वही बात है कि यहाँ पे वो बड़ी बारीक सी चीज़ है इंटेंशन की। आपकी इंटेंशन उसके पर्सनल यूज़ की थी तो आप उसको 37(5) के अंदर एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, और अगर इंटेंशन बिजनेस की थी उसका शायद ये कल को तयन आपके क्वांटम से, आपके नेचर ऑफ बिजनेस से, अगर एक बंदा काम ही प्राइस बॉन्ड्स का करता है, एक बंदा काम ही करेंसी का करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो बिजनेस इनकम है। मतलब आपके यहाँ पे कचहरी में लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक साल में 20-20 प्रॉपर्टियाँ ली और बेची हैं। अब उनकी जो इनकम वो गेन है वो गेन नहीं है, उनकी वो बिजनेस इनकम है कि आप अपनी सेल भी करेंगे, परचेज भी करेंगे, एक्सपेंस भी करेंगे, जो बाकी बचेगा वो बिजनेस प्रॉफिट है। गेन तब है कि मैंने प्रॉपर्टी घर की ज़ाती इन्वेस्टमेंट की नीयत से ली, बाद में इरादा नहीं बना यार प्लाट ये बेच के वहाँ पे ले लूँ या ये करके, वो आपकी इंटेंशन और नेचर बिजनेस से कनेक्ट होकर बात होगी। क्योंकि हमने ये केसेस देखे हैं, अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक केस आया अपील के लिए, तो उन्होंने कमर्शियल प्लाट ख़रीदा और कमर्शियल प्लाट बेचा। उन्होंने कहा जी मैंने 4 साल बाद बेचा तो मैंने इसका एग्जाम जो ना गेन एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो अफसर ने कहा कि नहीं भाईजान ये कमर्शियल प्लाट था, ये आपने कारोबार के लिए लिया था, तो कारोबार जब आप कर रहे हैं तो कारोबार के ऊपर आपने 4 साल बाद भी बेचा, तो जो डिफरेंस है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो आप मुझे इसके ऊपर टैक्स दें, ठीक है ना। तो यानी कि इसका बहुत मेन जो नुक्ता है कि आपने वो मूवेबल एसेट पर्सनल यूज़ के लिए या प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए ली या वो प्रॉपर्टी बिजनेस यूज़ के लिए, तो दोनों का इंटायरली ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। जी 7 साल के बाद जी देखिए, बिजनेस के लिए होगा तो आपकी बैलेंस शीट में होने, पर्सनल के लिए होगा तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में होगा। अब वही जो किस मैंने आपको जिक्र किया तो मैंने उसमें नई प्ली भी ली है, मैंने कहा जी हमारा ये 5 साल से वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है, बिजनेस में तो हमने कभी इसको डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना। जो आपके बिजनेस के एसेट होंगे, बिजनेस की गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ हो, तो आपकी रिटर्न के अंदर एक बैलेंस शीट का कॉलम है। वेल्थ में आप सिर्फ टोटल लिखते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है ABC बिजनेस में, उस बिजनेस में जाके उसकी बैलेंस शीट बनती है कि मेरे एसेट लायबिलिटी कितने हैं। तो उस एसेट लायबिलिटी में अगर वो बिजनेस से मुतल्लिक प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि बिल्डर डेवलपर है, अब अगर वो प्लाट लेता है तो क्या वो वेल्थ में आना है? वो वेल्थ में नहीं आना, उसका वो प्लाट उसकी बैलेंस शीट में जाना है, उसका जो एक्सपेंस है उसको तामीर करने का वो उसकी बैलेंस शीट उसके रेवेन्यू में जाना है, ठीक है ना। तो इसका तल्लक, ये बड़ी बारीक सी लाइन है, इंटेंशन से तल्लक है और आपके फिर ट्रीटमेंट से भी तल्लक है। हमने उसमें यही प्ली ली, हमने कहा जी हमने 5 साल से इसको वेल्थ में शो किया हुआ है, नंबर 1 इसके ऊपर जो हमारा है 5 साल में हमारी एक ही ट्रांजैक्शन है, नंबर 2 दूसरी बात है कि जो बिजनेस के लिए लेते हैं तो इसको लंबा होल्ड नहीं करते। जो इन्वेस्टर लेता है ना प्लाट, वो तो आज लेता है, 2 महीने बाद देता है, तो 5 लाख मिल रहा है, वो बेच के आगे निकल जाता है कि इन्वेस्टर वो आपकी रिकरिंग नेचर नहीं है, मुसलसल वो सेल परचेज मेरी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो वो हम एक साइड पे आर्गू करते हैं, महकमा एक साइड पे आर्गू करता है। तो ये अकॉर्डिंगली मैं अब घरेलू प्लाट भी 10 ले लूँ, लेकिन लूँ बिजनेस की नीयत से, नीयत मेरी होगी जब बढ़ेंगे तो बेच दूंगा, जब मेरी ये इंटेंशन आएगी तो बिजनेस बनेगा। मैंने 10 प्लाट लिए कि 10 पुत्र ने जो बड़े होंगे एक एक में घर बना देंगा, बाद में मेरी नहीं ज़रूरत रही, मेरी जो नई नीयत रही है मैंने बेच के और लेना था। ये इंटेंशन के साथ आपका और टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर फिर रिटर्न और बैलेंस शीट के साथ आपका इसका तल्लक है, ठीक है। ये विद होल्डिंग टैक्स है जो हम इसको अमूमन कहते हैं ना, नहीं बिल्कुल वो लेते हैं।
गेन टैक्स जो है जी वो तो हासिल अमाउंट पे होना चाहिए। हमसे ये लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इस पर ज़रा वजाहत कर दें कि ये प्रिंसिपल अमाउंट पे है या गेन जो हमें हासिल शुदा रकम है उस पे है। और फिर जो ना ये कैटेगरी थी पहले कि 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो फिर वो लागू नहीं है। ये तो 2018 में ख़त्म हो गई। अब क्या सूरत है? ये 3 साल वाली जो शर्त थी या 30 लाख वाली एक शर्त होती थी, ये 2018-19 में ख़त्म हो गई थी। अब वो जैसा सर ने पहले कहा था वरासत वाला या बाकी वाला, अब कोई इस्तिस्ना ना 1 रुपये की प्रॉपर्टी को हासिल है, ना 1 दिन वाली, ना 100 साल वाली, आपने 236 पे करना ही करना है। ये दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले इसको, जिसको हम रूटीन में गेन टैक्स कह देते हैं, हमारी नज़र में ये गेन टैक्स नहीं है टैक्स लायर के लिए, हमारी नज़र में ये विद होल्डिंग टैक्स है। गेन मेरा डिटर्मिन तो होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 37 में जाके, उसके असूल, प्रिंसिपल, क़वायदो ज़वाबत, कब किधर कैसे क्या होना है, वो अलहदा से पूरी मेथडोलॉजी है। यहाँ पे इसने आपकी सेल प्राइस या परचेज प्राइस के साथ होना है। सेक्शन 68 रेलिवेंट है हमारा, वो फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करता है। और सेक्शन 236C और के जो शेड्यूल 1 के अंदर रेट्स हैं, अगर आप उसको केयरफुल पढ़ें तो वहाँ पे भी एक जगह पे 236K में फेयर मार्केट वैल्यू का वर्ड है और 236C में कंसिडरेशन रिसीव्ड का वर्ड है। ठीक है, अब कंसिडरेशन रिसीव्ड को भी आप सेक्शन 68 में आगे पढ़ते हैं तो मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। ये सारे इन सेक्शन का मजमूआ निचोड़ निकाल के कि अगर आप ये कहें कि मैं FBR रेट से कम पे ख़रीदा बेचा तो FBR रेट से बिलो इसने जाके नहीं लगना। इसने FBR रेट मिनिमम है जिसके ऊपर इसने 236C और K ने लगना है। लेकिन अगर आप खुद बयान दें कि भाईजान हमने FBR रेट 2 करोड़ है, हमने 3.5 करोड़ का लिया, तो फिर आपने 3.5 करोड़ पे देना है, फिर 2 करोड़ पे नहीं देना। विच एवर इज हायर, हायर वो है, वहाँ पे वर्ड असल में यूँ यूज़ हुआ है कि नॉट लेस देन, कि FBR रेट यानी कि जो फेयर मार्केट है उससे लेस नहीं हो सकता। उसका सादा सा मतलब है कि अब हो सकता है। जब आप खुद मुंह से कहेंगे कि जनाब हमारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ में 4 करोड़ की है, तो वो जो आपने देना है उसी पे हमारा सेक्शन 111 लगना है, उसी पे बाकी हमारे सेक्शन लगने हैं। तो ये वो मिनिमम रेट है कि जिससे बिलो आप डिक्लेयर इसको नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको उसको करना पड़ेगा। और ये मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ, ये एडवांस टैक्स है। गेन इकनॉमिकली समझ लें कि मेरी प्रॉपर्टी सेल के अलावा कोई इनकम नहीं, गेन डिटर्मिन होना जाकर सेक्शन 37 में। ये एडवांस टैक्स एडजस्टेबल है। अब अगर गेन डिटर्मिन हुआ और पता चला कि जी टैक्स ज़्यादा बनता था तो ये एडजस्ट हो जाएगा, इजाफी टैक्स पे हो जाएगा। पता चला ये बराबर हो गया, बात ख़त्म होगी। पता चला कि जी मेरा गेन एग्जेम्प्ट था और ये विद होल्डिंग ज़्यादा हो गई है, तो ये रिफंडेबल, आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं। लेकिन उसने अपने उस मैकेनिज़्म से होना है। सब रजिस्ट्रार इसके ऊपर आपको 1 रुपये का भी कोई फ़र्क, तहफ़्फ़ुज़ या डिफरेंस नहीं कर सकता। उसकी ज़िम्मेदारी इतनी है कि वो आपसे स्पेसिफिक रेट पे उसको कलेक्ट करवाए और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हुआ हो। जी देखिए, तोशाखाना के रूल तो मुझे नहीं पता। टैक्स की हद तक तो सादा सी बात है कि उसने ले लिया, जो पैसे दे के उसने लिया वो उसकी कॉस्ट है, जितने पे वो बेचेगा वो उसकी सेल है, डिफरेंस उसका टैक्सेबल होगा। फिर ट्रीटमेंट वही होगा कि पर्सनल यूज़ था कि बिजनेस यूज़ था, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा। सर गोल्ड और फॉरेनर्स का आपने कहा कि जब वो सेल करेंगे तो गेन टैक्स जी जस्ट गेन पड़ेगा या एक्चुअल अमाउंट पर भी टैक्स पड़ेगा? नहीं, जो डिफरेंस होगा सेल माइनस परचेज। आपने 10 तोले सोना ऑलरेडी 5 लाख का शो किया हुआ है, आज आपने कहा 10 तोले सोना 25 लाख का बिक गया, तो 25 माइनस 5 20 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है जी। जब कोई भी प्रॉफिट आती है तो वो विद होल्डिंग डिडक्ट करके ही मतलब हमारे अकाउंट में जी। अब क्या ये लास्ट में किया है कि ये जैसे नया FBR का आया जी तो उन्होंने वो तो विद होल्डिंग डिडक्ट किया हो, लेकिन उसके साथ जो एक हैवी ह्यूज अमाउंट है ना वो भी डिडक्ट कर, जिसका ना तक बैंक एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना ही टैक्स शेड्यूल की तरफ से जो है ना वो भी ऐसा है जी। उसके लिए है। मैं गुजारिश करूँ, जब आप शेयर्स का ये बिज़नेस करते हैं ना, आपको 2 तरह की इनकम मिलती है। एक है कि मैंने PSO के शेयर्स ले लिए
PSO एनुअल बेस पे अपना डिविडेंड इशू करता है, जो उसका एक ऑफिशियल प्रॉफिट है, उसके ऊपर सेक्शन 150 लगेगा, उसका स्पेसिफिक रेट है और वो रकम मुझे मिलेगी, उसका अलग ट्रीटमेंट है। दूसरा जो है, मैंने PSO के शेयर आज लिए, 3 दिन बाद बेच दिए, फिर मैंने शेल के ले लिए, वो लिए 4 दिन बाद बेच दिए, वो यानी कि 1 साल के अंदर पता चला कि मैंने 40 दफ़ा शेयर लिए भी हैं, 40 दफ़ा बेचे भी। वो जो डिफरेंस आएगा वो गेन है, वो अब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट था कि मेरे पास वो शेयर एग्जिस्ट करते रहते और मुझे उस पर डिविडेंड मिलता ना। 30 जून को मेरे नाम पे वो शेयर अवेलेबल होता। अब वो शेयर मैंने साल में 40 दफ़ा लिए बेचे, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो गेन है। वो गेन जो है सेक्शन 37A है हमारा, उसके भी रेट इस दफ़ा बढ़े हैं। 37A है, उसके भी रेट बढ़े हैं। और जो आपने कहा ना कि बैंकों ने ह्यूज अमाउंट काट ली, वो क्यों काटी? हमारा जितना विद होल्डिंग का निज़ाम है ये डे ऑफ पेमेंट पे निसार करता है। अगर आपको वही गेन मिल जाता 30 जून को, वही प्रॉफिट मिल जाता 30 जून को, तो 30 जून के जो विद होल्डिंग रेट से अप्लाई होने थे वो 1 जुलाई को मिला तो वो होने हैं। जैसे अब प्रॉपर्टी आपने 30 जून को ट्रांसफ़र करा ली तो 236C 3% था, आप सिर्फ 1 जुलाई को गए कि आज बारिश पड़ी है सुबह जावांगे, तो 1 जुलाई को आके वो 4.5% हो गया कि जो ला था उसके मुताबिक। मेरा जो 30 जून से पहले डिडक्ट होगा, ठीक है मेरे पास शेयर हैं जी, ठीक है, जिनका वो होल्डिंग प्रॉपर मैंने पे किया हुआ है हर प्रॉफिट जी 30 जून से कुछ 10 दिन पहले ही डिडक्शन हो गई है, जिसका कि आज तक बैंक मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं है। मैं करता हूँ मेल आती है जाती है, ये है तो 30 जून को हमें क्रॉस नहीं। देखिए, आपने अगर मैं समझ पाऊँ तो आपने उनके जो शेयर इन्वेस्टमेंट NIT वगैरह उनमें इन्वेस्टमेंट की होगी, ऐसे ही है ना। ये ऑपरेट होते हैं, हमारा 7th शेड्यूल भी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ये एक लंबी एक कंपनी है, उसको कहते हैं NCCL है। ये उसका आपको बाकायदा फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है कि पूरे साल में आपके पैसों से कितने शेयर्स की कितनी ट्रेडिंग हुई है, और उसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और जो लॉस है वो 3 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर अगले साल जाके गेन हुआ, पहले साल लॉस था, यानी कि उसका एक पूरा 7 शेड्यूल के साथ पढ़ें तो पूरी तरतीब है। इस दफ़ा लगता है आपको मुनाफा बहुत अच्छा मिला होगा गेन का, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई है ना, तो आपको मुनाफा अच्छा मिला होगा, इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स लगा होगा। नहीं नहीं, जो आपका आएगा ना ये वाला, आपका जो NCCL वाला, ये तो साल बाद आपका आता है कि पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर, सर आज ड्यूरिंग द ईयर जो आपने नफ़ा नुकसान किया है वो अलहदा है, लेकिन इससे नेट ऑफ होके पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके पास पैसे बचने हैं ना गेन के, वो टैक्सेबल होने हैं। और NCCL इसके ऊपर पूरी एक वो अपना पेज देता है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि दौरान साल आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, और आपका नेट क्या, और पीछे से अगर कैरी फॉरवर्ड है तो वो है, ठीक है। और दूसरी सूरत में वो जो है कि अगर आपके पास वो है, अब जिन्हें 30 जून को आपके पास शेयर मौजूद भी रहे, तो फिर उसके ऊपर मैंने बताया 150 के तहत जो डिविडेंड देंगी कंपनीज वो भी आपको मिलेगा। जी, अच्छा मैं एक और वजह जो आपको बताता हूँ। ये असल में पहले तो डिटर्मिनेशन होगी ना कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। एक और वजह भी हो सकती है, आपकी बात में मुझे एक चीज़ रिमेंबर हो रही है, बैंक्स ने कुछ अपने म्यूचुअल फंड खुद भी क्रिएट किए हुए थे। बैंक्स ने पहले उन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर 2nd शेड्यूल हमारे में एग्जेम्पशन थी 2023 तक, 2024 तक। पिछले फाइनेंस एक्ट में वो उनकी एग्जेम्पशन ख़त्म होकर उन म्यूचुअल फंड की इनकम वो नॉर्मल रेट पे चली गई थी। अगर आप उस म्यूचुअल फंड के पार्टनर थे तो उससे 39% टैक्स उस म्यूचुअल फंड की इनकम पे पहले लग गया जो FBR ने उनसे लेना है, तो वो टैक्स भी मुमकिन उन्होंने आपको फिर अकॉर्डिंग टू योर शेयर रेशो आपको पास ऑन किया। क्योंकि ये अब असल फ़र्क पहले पता चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस नेचर की है, यानी कि इसकी BCO कैटेगराइजेशन है आगे, और हर एक का फिर टैक्स ट्रीटमेंट उसके मुताबिक है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली है। आपने यहाँ पे उनके मुमकिन है किसी म्यूचुअल फंड में की हो तो वहाँ पे पहले उनको इस्तिस्ना था, अब नहीं है, तो वो रेट आप पे कट गया हो। ये भी ऐन मुमकिन है कि 39% जो आप कह रहे हैं ह्यूज कटा हो और पता चले 39 आपके टोटल प्रॉफिट से निकल के तो आपको 61% रकम मिली है। वैसे आप रूटीन में करते तो आपको 15% विद होल्डिंग होनी थी मार्कअप पे, तो ये आपको वो ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकती है।
लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको तब आंसर कर सकूँगा जब हमें उसकी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट नेचर पता हो। जी सर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने फ़िरोज़ुल्लाह बार के सारे सीनियर्स का, सबके आप तशरीफ़ लाए सर, आपके आने से मेरा हौसला बढ़ा। मैं आप ही का भाई हूँ, इसी कचहरी की जमपल हूँ, इसी कचहरी का हिस्सा पार्ट हूँ। मेरे सीनियर में उस्ताद मिनहाज साहब, दयाल साहब, शौकत भाई, सारे मेरे सीनियर मेरे बड़े, और अभी बल्कि इस कचहरी के अंदर से राहिल गुज्जर साहब बैठे हैं, आमद दयाल साहब बैठे हैं, शौकत खोकर साहब बैठे हैं, हमारी टीम का पार्ट है। और आप सबके लिए मैं भी दुआ हूँ, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।